कहानी की शुरुआत में माइक टीवी पर आ रही एक बहुत इमरजेंसी न्यूज मिस कर देता है। न्यूज में बता रहे थे कि रेबीज जैसे एक अनजान वायरस ने हाल ही में पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन माइक ने तो ये खबर देखी ही नहीं थी। वो हमेशा की तरह राशन का सामान खरीदने बाहर निकल गया। वो अभी भी यही सोच रहा था कि आज इतनी सारी एम्बुलेंस क्यों दिखाई दे रही है। थोड़ी ही देर में वो सुपरमार्केट पहुंच गया। माइक मजे से अपनी खरीदारी कर रहा था, लेकिन जब उसने सिर उठाकर देखा तो पाया कि बाकी लोग पागलों की तरह सामान भर रहे हैं। माइक ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीदी और अपनी बिल्ली को खाना खिलाने के लिए जल्दी से घर आ गया। इसके बाद उसने अपनी गुजरी हुई पत्नी का फेवरेट ब्रेसलेट निकाला और उसे बिल्ली को पहना दिया। असल में कुछ ही दिन पहले जब वो और उसकी पत्नी घर लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी पत्नी को इतनी गहरी चोटें आईं कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। अब घर में सिर्फ माइक और उसकी बिल्ली ही एक दूसरे के सहारे बचे थे। फिर उसने हमेशा की तरह सारा सामान फ्रिज में रख दिया और उसे तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक कि रात को उसकी बहन ने उसे एक वीडियो नहीं भेजा। सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले उसके जीजा जी को खबर मिली थी कि ये वायरस टीवी की खबरों से कहीं ज्यादा खतरनाक है और इसके फैलने की स्पीड सोच से भी ज्यादा है। अब सरकार ने एक छोटे से टापू पर परिवारों के लिए एक टेम्परेरी सेफ जोन बनाया है। बहन ने माइक से कहा कि वो जल्दी से आकर उससे मिले ताकि वो सब एक साथ उस सेफ जोन में पनाह ले सकें। माइक वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन बहन के बार बार समझाने पर आखिर में उसने अपनी बहन की फैमिली के साथ यूरोप में पनाह लेने का फैसला कर लिया। अगली सुबह जल्दी माइक अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। अभी तक माइक को इस वायरस के खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच गया और उसने आराम से पहले पीने के लिए कुछ खरीदा। लेकिन जब वो फ्लाइट में चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा था तो बोर्डिंग गेट का टिकट चेक करने वाला सिस्टम अचानक खराब हो गया। इस वक्त माइक को लगा कि यह मशीन की कोई छोटी मोटी खराबी है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। जब सब लोग घबराए हुए थे तभी अचानक सबके फोन पर एक साथ इमरजेंसी अलर्ट आया। वायरस के बहुत तेजी से फैलने की वजह से देश ने अब किसी भी इंसान के पब्लिक प्लेस पर आने जाने पर रोक लगा दी है और सभी नागरिकों को जल्दी से जल्दी घर लौटकर खुद को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। इस समय तक एयरपोर्ट पर पूरी तरह से अफरा तफरी और भगदड़ मच चुकी थी। तभी बहन का फोन आ गया और माइक ने हालचाल पूछने के लिए जल्दी से फोन उठाया। जल्दी घर जाओ, आगे के हालात पता चलने तक अंदर ही छिपे रहना हो। अब जाकर माइक को फाइनली समझ में आया कि मामला कितना सीरियस है। ये देखकर कि एयरपोर्ट के हॉल में तो अब दंगा होने वाला है, अचानक सब लोग एग्जिट की तरफ भागने लगे। माइक भी ये देखकर भीड़ के पीछे पीछे बाहर की तरफ भागा, लेकिन जब वो गाड़ी चलाकर घर वापस जा रहा था तो उसने देखा कि हाईवे पर पहले से ही भयंकर जाम लगा हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ अपनी जान बचाकर भागने वाली गाड़ियां ही नजर आ रही थी। ये देखकर कि घर अब सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, परेशान माइक ने अपनी कार वहीं छोड़कर पैदल ही घर जाने का फैसला किया। माइक सुबह से शाम तक चलता रहा। जब वो बुरी तरह थककर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी के घर को फौजी भाइयों ने घेर रखा है और वहां कड़ा पहरा लगा है। यहाँ तक कि दरवाजे पर एक प्लास्टिक का टनल भी बना दिया गया है। वो जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा कि भाई क्या हुआ है, लेकिन पास खड़े फौजी ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बस इतना कहा कि वो तुरंत अपने घर वापस जाए और यहाँ भीड़ न लगाए। फिर उसने एक बहुत ही डरावना नजारा देखा। उसने देखा कि उसके पड़ोसी को एक खास तरह का मास्क पहनाया गया है और फौजी उसे घर के अंदर से बाहर ला रहे हैं। उसकी लगातार चीखें और तड़पता हुआ शरीर देखकर माइक की रूह कांप गई। अब उसे समझ आया कि ये वायरस कितना खतरनाक है। घर लौटने के बाद भी माइक अभी तक उस डर से बाहर नहीं आ पाया था। अगली सुबह बहुत जल्दी माइक की नींद फोन बजने से खुली। पता चला कि उसकी बहन फिर से एक बुरी खबर लेकर आई है, क्योंकि इस बार वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। सरकार अभी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने सभी शहरों में लगातार लॉकडाउन लगाने का ऑर्डर दे दिया है। हालांकि सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए शहर के चारों ओर टेम्परेरी क्वारंटाइन जोन बनाए हैं और जल्द ही आर्मी भेजकर सभी को वहां से निकाल लिया जाएगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम घर पर ही रहना। हालांकि माइक ने अपनी बहन से वादा किया था कि वो घर पर ही रहेगा, लेकिन घर में राशन बहुत कम बचा था। ये सोचकर कि उसे अभी लंबे समय तक अकेले रहना है, माइक कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए तुरंत सुपरमार्केट गया। लेकिन जैसे ही वो सुपरमार्केट के अंदर घुसा उसने देखा कि शेल्फ का सारा खाना पहले ही लुट चुका है। माइक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने इधर उधर बिखरा हुआ कुछ खाना उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो देख पाता कि वो क्या है, एक बूढ़े आदमी ने उसे छीन लिया। माइक बहस करना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि सामने वाला एक बुजुर्ग है
उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस जल्दी से बचा हुआ सामान ले लिया। इसके बाद वो एक पास की दुकान में गया और शेल्फ पर बिखरे हुए सारे खाने को अपने बैग में भर लिया। लेकिन जैसे ही वो सामान लेकर दुकान से बाहर निकला, उसने देखा कि दूर से एक पुलिस वाला अपना हाथ पकड़े हुए उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा है और फिर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। माइक अभी समझ भी नहीं पाया था कि चक्कर क्या है। तभी उसने देखा कि कुछ लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं और फिर उसने देखा कि एक पुलिस वाले को किसी ने जमीन पर गिरा दिया है। माइक ये देखकर लोहे की रॉड उठाकर आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल वो डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गया। वो इन्फेक्टेड आदमी दहाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन अगले ही पल पुलिस वाले ने गोली मार दी। माइक अभी उस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाया था कि उसने देखा कि घर के अंदर वाला पुलिस वाला भी वायरस का शिकार हो चुका है। वो उस घायल पुलिस वाले को देखने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले ने माइक से कहा कि वो तुरंत वहाँ से चला जाए। इसके बाद पुलिस वाले ने हार मानकर खुद को गोली मार ली। माइक घर लौटा, सारे पर्दे गिरा दिए, फिर आंगन की दीवार पर लोहे की जाली लगा दी और आखिर में सभी दरवाजों की सिटकनी को कीलों से ठोक कर पक्का कर दिया। बाहर क्या चल रहा है ये लाइव देखने के लिए उसे स्टोर रूम से एक कैमरा भी मिल गया, ताकि अगर बाहर कोई अचानक से मुसीबत आ जाए तो उसे निपटने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। जब उसने सब कुछ सेट कर लिया तो आधी रात बीत चुकी थी। माइक ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि आर्मी धीरे धीरे आसपास के लोगों को निकाल रही है और जल्द ही बाहर दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। माइक जल्दी से एक कोने में छिप गया और अपनी सांस रोक ली और आखिर में वो बिना किसी खतरे के फौजियों की तलाशी से बच गया। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। कभी चहल पहल वाली सड़कों पर अब कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, लेकिन माइक को अपनी बहन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। शहर के नेटवर्क कटने के साथ ही फ्रिज का खाना भी खत्म होने वाला था। अगर वो और इंतजार करता तो शायद माइक घर में ही भूख से मर जाता। जिंदा रहने के लिए माइक को रिस्क उठाकर सामान ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ा। बिना किसी हथियार के वो ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वो बस पास के पड़ोसियों के घरों में घुसकर तलाशी ले सका, लेकिन उसने लगातार कई घरों को छाना और उसे जरा सा भी सामान नहीं मिला। जब वो हार न मानते हुए अगले घर की तरफ बढ़ा तो उसने हैरान होकर देखा कि इस घर में अभी भी कोई है। असल में वो बूढ़ी औरत अपने दोनों पैरों से लाचार होने की वजह से नहीं जा पाई थी। वायरस फैलने से पहले उसके बच्चों ने झूठ बोला था कि वो पहले अपने बच्चों को सेफ जोन में भेजेंगे और फिर उसे वापस लेने आएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि जाते ही वो अपने फोन बंद कर लेंगे। यहाँ तक कि रेस्क्यू टीम ने भी उसके पैरों को खराब देखकर उसे छोड़ दिया था। दोनों ने थोड़ी बहुत बातचीत की। इसके बाद बूढ़ी औरत ने तुरंत पूछा कि क्या उसे कोई खाना मिला है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। माइक ने कहा कि उसने पूरी एक गली छान मारी है, लेकिन उसे जरा सा भी खाना नहीं मिला। जब माइक को लगा कि वो भूख से मरने वाला है तो बूढ़ी औरत ने बड़े आराम से कहा कि वो मदद कर सकती है। ये कहकर उसने माइक को अपने बिस्तर के पास बुलाया। असल में वो बूढ़ी औरत हर दिन खिड़की से बाहर नजर रखती थी, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि किस घर में खाना रखा है। सचमुच उसके बताए रास्ते पर चलकर माइक को चीजें मिलने लगी और कुछ ही देर में उसने अपना बैग भर लिया। उसे एक घर में धूल से सनी एक मोटरसाइकिल भी मिली। बाइक मिलने के साथ ही उसके आने जाने का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ गया। आधे दिन में ही माइक को बहुत सारा सामान मिल गया और इस तरह दोनों ने एक दूसरे का साथ देते हुए कुछ और टाइम गुजार लिया। लेकिन उसी रात जब उन दोनों ने मोमबत्ती जलाकर अपना डिनर खत्म किया तो उन्हें अचानक एक रेडियो मैसेज मिला। अगर वहाँ भीड़ जमा हुई तो इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि वो जगह जरूरी नहीं कि सच में सेफ हो। अगर कोई एक भी इंसान वायरस वाला हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। हालांकि माइक भी उसकी बात मान रहा था, लेकिन उनका खाना बहुत कम बचा था। उन्हें बाहर जाकर हालात देखने ही थे। लेकिन जब दोनों वहाँ से निकलने के जुगाड़ पर बात कर रहे थे तो बूढ़ी औरत ने कहा कि वो नहीं जा सकती। वो जानती थी कि उसके दोनों पैर काम नहीं करते और उसे चलने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो माइक के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। माइक ने यह सुनकर कहा कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और पूरी कोशिश करेगा कि उसे अपने साथ वहाँ से ले जाए। अगली सुबह माइक जल्दी उठ गया और वहाँ से निकलने के लिए अपना सामान पैक करने लगा। लेकिन जब उसने बात करने के लिए वॉकी टॉकी उठाया तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। माइक ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। उसे अचानक कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए वो हालात देखने के लिए तुरंत बूढ़ी औरत के घर दौड़ा। लेकिन उसने देखा कि बूढ़ी औरत ने दवा खाकर सुसाइड कर लिया है। वो भली औरत माइक पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। हालांकि माइक बहुत दुखी था, लेकिन उसे भी निकलना पड़ा और असेंबली पॉइंट की तरफ जाना पड़ा। लेकिन जब वो सड़क पार कर रहा था तभी अचानक एक ज़ॉम्बी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। गनीमत रही कि माइक ने उसे सही टाइम पर रोक लिया। अगले ही पल उसकी नेल गन गलती से हाथ से छिटक कर दूर गिर गई। माइक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हमले को रोका, उसे जोर से धक्का दिया और फिर एक जोरदार लात मारकर ज़ॉम्बी को दूर फेंक दिया और फिर जल्दी से उठकर कार की छत पर चढ़ गया। ज़ॉम्बी ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे सीधे नीचे खींच लिया और फिर उसे काटने के लिए अपना मुंह
खोला। किस्मत से माइक ने एक मोटा वेट सूट पहना हुआ था। माइक ने सही मौका देखकर कार का दरवाजा खोला, उसे धक्का देकर बाहर किया और फिर एक जोरदार मुक्का मारकर उसे दूर उड़ा दिया। हार मानकर माइक को अपनी हारपून गन से उस जॉम्बी के सिर के आर पार गोली मारनी पड़ी। ये औरत उन्हीं की सोसाइटी में रहने वाली एक इंसान थी जिसे माइक ने पहले भी देखा था। वहाँ से निकलने से पहले माइक ने उस औरत का आईडी कार्ड निकाल लिया। उसने सोचा कि अगर किसी दिन ये तबाही खत्म हुई तो वो इस आईडी कार्ड से उसका नाम जानकर उसकी कब्र पर लिखवा सकेगा। सोसाइटी के अंदर जॉम्बी का दिखना इस बात का पक्का सबूत था कि अब यहाँ रुकना सच में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए उसने अपनी बहन को एक मैसेज भेजा जिसमें उसने समंदर वाले रिफ्यूजी कैंप जाने की बात बताई। उसने लिखा कि अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ ही दिनों में हम मिलेंगे और उम्मीद है कि रास्ते में कहीं कोई नेटवर्क वाली जगह मिल जाए ताकि तुम्हें मेरा ये मैसेज जल्दी मिल सके। शहर छोड़ने से पहले माइक ने एक बार उस क्वारंटाइन जोन की तरफ जाकर देखा और बिल्कुल उसके जीजा जी की बात सच निकली। वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वो पोर्ट जाने के लिए एक छोटी सी पतली सड़क से गया, लेकिन उस रास्ते पर भी उसे जॉम्बी मिल गए। एक पल के लिए उसका ध्यान भटका और वो लाशों के एक ढेर से जा टकराया। गाड़ी पलट गई और वो अपनी बिल्ली के साथ नीचे गिर पड़ा। गाड़ी अब किसी काम की नहीं बची थी, इसलिए माइक को अपनी बिल्ली वाला बैग कंधे पर लटकाकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। ये जगह पोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागता हुआ पोर्ट के अंदर घुस गया। उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया और जॉम्बियों की पूरी भीड़ को बाहर ही रोक दिया। उसने अभी चैन की सांस ली ही थी कि एक और बड़ी मुसीबत आ गई। उसकी अपनी नाव वहाँ से गायब थी। अंदाजा यही था कि वो एजेंट उसे लेकर भाग गया है। इसके बाद माइक मछली पकड़ने का सामान बेचने वाली एक दुकान में गया और वहाँ से काम की कुछ चीजें ढूंढ निकाली। साथ ही अपनी हारपून गन के लिए एक और गोली का जुगाड़ कर लिया। दुकान से बाहर आने पर उसने देखा कि पानी में एक नाव खड़ी है, तो उसने सोचा कि इसे ट्राई करके देखते हैं और वो तैरकर उस नाव तक चला गया। नाव तो किसी काम की नहीं थी। तभी नाव के अंदर बने एक छोटे से केबिन से कुछ आवाजें आने लगी। माइक ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो वायरस की वजह से जॉम्बी बन चुका है और वो बहुत ही भयानक लग रहा था। समंदर में निकलने के बाद माइक ने अपनी बहन को फिर से एक मैसेज भेजा, सब बर्बाद हो चुका है, पर फिक्र मत करना, मैंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे ही चलते चलते रात हो गई और अचानक माइक की नाव रुक गई। ऐसा नहीं था कि तेल खत्म हो गया था, बल्कि इंजन में कोई खराबी आ गई थी। जब उसने इंजन को ऊपर खींचकर देखा तो पता चला कि प्रोपेलर की 2 पत्तियां टूट गई हैं। उसी वक्त पानी में एक औरत की लाश दिखाई दी। पक्का उस औरत के बाल प्रोपेलर में फंस गए होंगे और उसी खिंचाव की वजह से वो टूट गया होगा। तभी दूर से एक पेट्रोलिंग बोट आती हुई दिखाई दी और माइक ने उनसे मदद मांगी। लेकिन जब वो बोट पास आई तो माइक ने देखा कि उन लोगों की शक्लें बहुत ही खूंखार थी और वो कहीं से भी अच्छे इंसान नहीं लग रहे थे। उन लोगों ने माइक से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, ये पेट्रोलिंग बोट समंदर वाले रिफ्यूजी कैंप से ही राशन ढूंढने के लिए निकली है और वो लोग अभी उसे अपने साथ कैंप ले जा सकते हैं। उस कैंप का कैप्टन एक रशियन आदमी था जो सिर्फ रशियन भाषा बोलता था और माइक को उसका एक भी लफ्ज समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ एक ट्रांसलेटर था जिसका नाम विक्टर था। विक्टर के पिता यूक्रेन के थे और माँ मैक्सिको की थी, इसलिए उसे रशियन और स्पेनिश दोनों आती थी। विक्टर ने बताया कि कैप्टन पूछ रहा है कि क्या तुम यहीं के रहने वाले हो और तुम बीच समंदर में कैसे पहुंचे। माइक ने जवाब दिया कि मेरा घर पास की ही एक सोसाइटी में है और मैंने रेडियो पर सुना था कि ये समंदर वाला कैंप कैनरी आइलैंड्स जाने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। विक्टर ने जब ये बात ट्रांसलेट की तो कैप्टन ने माइक को बताया कि तुम जिस जगह की बात कर रहे हो अब वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। आर्मी ने पूरे टापू के सभी पोर्ट्स को सील कर दिया है और किसी भी बाहरी नाव को पास भी नहीं आने दे रही है। फिर उन्होंने माइक को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। आधी रात होने पर माइक की नींद बाहर से आ रही चीख पुकार सुनकर टूट गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो पता चला कि अपनी जान बचाकर भाग रहे कुछ और लोग वहाँ पहुँचे हैं। उनकी आवाज सुनकर लग रहा था कि वो लोग अरब देश के हैं। अगली सुबह विक्टर फिर से माइक के पास आया और बोला कि कैप्टन तुम्हें बुला रहा है, अभी इसी वक्त जाना होगा। माइक ने उससे कल रात वाले उन लोगों के बारे में पूछा कि आज सुबह से वो लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। विक्टर ने कहा, कल तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं आया है। ये मत पूछो क्यों, बस इतना याद रखो कि यहाँ कोई नहीं आया था। माइक भी कोई बेवकूफ नहीं था। वो पक्का समझ गया कि इस कैंप में जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। कैप्टन को ये बताने के बाद कि आसपास सामान कहाँ मिल सकता है, वो वापस विक्टर के पास आया। विक्टर का साफ कहना था कि अगर तुम्हें इस नाव पर जिंदा रहना है तो तुम्हें फालतू के सवाल करना बंद कर देना चाहिए। माइक को लगा कि इस जगह पर अब और रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने वहाँ से भागने की सोची और उसने विक्टर को भी अपने साथ भागने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। माइक ने कहा, पास ही एक चर्च वाला हॉस्पिटल है और उनके पास एक हेलीकॉप्टर है। अगर हमें वो हेलीकॉप्टर मिल जाए तो हम सीधे कैनरी आइलैंड्स पहुंच सकते हैं। मेरी बहन वहीं है, वो हमें रिसीव कर लेगी। विक्टर ने उसकी बात नहीं मानी और माइक ने भी उसे ज्यादा नहीं मनाया। उसने सोचा, तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेले ही अपनी बिल्ली को लेकर निकल जाऊंगा। रात के अंधेरे का फायदा
फायदा उठाकर उसने अपना मोटा वेट सूट पहना, बिल्ली को बैग में ठूंसा और वहाँ से एक स्पीड बोट चुराने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो नाव के निचले हिस्से में पहुंचा, उसे कल वाले वो अरब लोग दिख गए। उसे याद था कि 2 आदमी और 2 औरतें आए थे, लेकिन अभी वो दोनों आदमी वहाँ बंधे हुए सस्टेन्ड और उन दोनों औरतों का कोई अता पता नहीं था। माइक ने उन्हें खोलने और बचाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों आदमियों को लगा कि जैसे उन्हें मारने के लिए ले जाया जा रहा है और वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज ने गश्त लगा रहे गार्ड्स को चौकन्ना कर दिया। किसी को भागते हुए देखकर एक गार्ड ने सीधा गोली चला दी। बिल्कुल ऐन मौके पर विक्टर ने बगावत कर दी। उसने उस गार्ड को दबोच लिया और उसकी बंदूक छीन ली। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे माइक की बात समझ आ गई थी और उसने भी माइक के साथ भागने का मन बना लिया था। इसी बीच कैप्टन भी वहाँ पहुँच गया और उसने उस दूसरे बचे हुए आदमी के सिर में भी सीधा गोली मार दी। माइक ने नाव स्टार्ट की और विक्टर गोलियां चलाकर उसे कवर देने लगा, लेकिन सामने वालों की फायरिंग बहुत ज्यादा तेज थी। इसी बीच एक गार्ड की गोली विक्टर के हाथ में लग गई। इसके बाद वो किसी तरह नाव को हाईवे के पास वाले किनारे तक ले आए, क्योंकि यहाँ गाड़ियां मिल सकती थीं। ज्यादातर गाड़ियां लॉक थीं। एक गाड़ी के अंदर एक जॉम्बी बैठा हुआ था। माइक ने उस जॉम्बी को मार गिराया और उसकी गाड़ी कब्जे में ले ली। अब वो दोनों और एक बिल्ली पूरी तरह से हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले रास्ते पर निकल पड़े। अचानक बगल से एक जॉम्बी दौड़ता हुआ आया और उनकी गाड़ी पर कूद गया, जिससे माइक एकदम से सहम गया। उसने जॉम्बी को झटके से नीचे गिराया और फिर विक्टर की बंदूक लेकर उसे गोली मार दी। लेकिन गोली की तेज आवाज सुनकर आसपास के बाकी जॉम्बी भी उस तरफ आ गए। वो लोग भागकर हॉस्पिटल के अंदर घुसे और ऐसे ही एक ऑन ऑपरेशन थिएटर में छिप गए। माइक विक्टर के हाथ से गोली निकालना चाहता था, लेकिन उस कमरे में कोई औजार नहीं था, इसलिए उसे औजार ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा और उसने अपनी बिल्ली को विक्टर के पास ही छोड़ दिया ताकि वो अकेला न रहे। उधर माइक ने बगल वाले कमरे में किसी के बात करने की आवाज सुनी। उसने बस ऐसे ही पूछ लिया कि क्या हॉस्पिटल में कोई और जिंदा है? उसके इतना चिल्लाते ही सामने से सच में जवाब आया। वो बच्चों की आवाजें थीं और वो एक से ज्यादा थे। इसके बाद माइक उन्हें देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर गया। इस बार उसने सुना कि एक बच्चा किसी दूसरे इंसान से कह रहा है कि नीचे एक आदमी आया है। माइक ने तुरंत अपनी जगह के बारे में उन्हें बता दिया। हम ऑपरेशन रूम में हैं। वो अभी बात ही कर रहा था कि अचानक कुछ जॉम्बी अंदर घुस आए। उसे वहाँ के रास्तों का कुछ अता पता नहीं था, इसलिए वो जहाँ रास्ता दिखा वहीं पागलों की तरह भागने लगा। पूरा एक बड़ा चक्कर काटकर जब वो वापस ऑपरेशन थिएटर पहुंचा तो उसने देखा कि विक्टर वहाँ से गायब है। जॉम्बी दरवाजा तोड़ने ही वाले थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो बच्चे और एक नर्स सही टाइम पर वहाँ पहुंच गए। उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोला और माइक को बचाकर बाहर निकाल लिया। विक्टर भी वहीं उनके साथ मौजूद था। हॉस्पिटल में जिंदा बचे लोगों में 3 बच्चे, एक डॉक्टर और एक नर्स शामिल थे। जब डॉक्टर ने देखा कि विक्टर को गोली लगी है तो उसे लगा कि ये लोग जरूर कोई बुरे इंसान होंगे, लेकिन नर्स को माइक पर भरोसा था। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है। जब डॉक्टर विक्टर की सर्जरी कर रहा था तब उन तीनों बच्चों की नजर माइक की बिल्ली पर टिक गई। वो उसे छूना चाहते थे, लेकिन पूछने में उन्हें शर्म आ रही थी। माइक जानता था कि बच्चों को बिल्ली से खेलना बहुत पसंद होता है, इसलिए उसने खुद ही उन्हें पास आकर छूने के लिए कहा और ये भी बताया कि ये बिल्ली बहुत समझदार है, काटती नहीं है। नर्स ने बाहर आकर माइक को बताया कि सर्जरी काफी अच्छे से हो गई है, बस उसे थोड़ा बुखार है, लेकिन दवाई खा ली है तो कुछ ही देर में वो ठीक हो जाएगा। उसने माइक से ये भी पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? माइक ने बताया कि हम यहाँ एक हेलीकॉप्टर ढूंढने आए थे। हमें क्या पता था कि हेलीकॉप्टर अब यहाँ है ही नहीं। नर्स ने कहा कि असल में हेलीकॉप्टर यही है, बस उसकी जगह बदल दी गई है। हॉस्पिटल के आगे और पीछे दोनों तरफ हेलीपैड है और अभी हेलीकॉप्टर पीछे वाले ग्राउंड में खड़ा है, लेकिन पीछे जाने वाले रास्ते में आग लगी हुई है। वहाँ इतना घना धुआं भरा है जो बाहर नहीं निकल पा रहा, इसलिए कोई भी उस रास्ते से होकर वहाँ तक नहीं जा सकता। रात होने पर माइक टहलता हुआ वार्ड नंबर 8 में चला गया। उसकी पत्नी ने उसी कमरे में अपनी आखिरी सांस ली थी। 1 साल पहले का वो नजारा उसके लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे कल ही की बात हो। वो सब आज भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। छोटी सी बिल्ली भी शायद उसकी भावनाओं को समझ गई थी, इसलिए वो दौड़कर उसके पास आ गई। माइक ने अपनी पत्नी का वो ब्रेसलेट निकाला और उसे उसी अस्पताल के बेड से बांध दिया। इस बार यहाँ से जाने के बाद पता नहीं कब लौटना होगा, इसलिए अब हमेशा के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया था। अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल की छत पर गया तो उसे नेटवर्क मिल गया। उसकी बहन उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिए थे कि जब भी उसे मिलेंगे तब वो देख लेगा। शुरुआत के वीडियो में तो वो बस अपनी जिंदगी के बारे में बता रही थी, लेकिन धीरे धीरे बहन भी डरने लगी थी। उसे डर था कि कहीं माइक को कुछ हो ना जाए। वो अभी वीडियो पूरा देख भी नहीं पाया था कि नीचे ग्राउंड में गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। उसने झांक कर देखा तो पता चला कि वो कैप्टन और उसके आदमी
वहां आ पहुंचे हैं। अगर वो पकड़े गए तो मौत पक्की थी। माइक को लगा कि अब और देर नहीं की जा सकती, उन्हें अभी इसी वक्त उस हेलीकॉप्टर की तरफ निकलना होगा। उसने हमेशा की तरह बिल्ली को वापस बैग में डाला। आग वाले उस हिस्से को पार करने के बाद वो उस रास्ते तक पहुंच गए जो सीधे पीछे वाले ग्राउंड से जुड़ता था। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ज़ॉम्बी सीधा उनके ऊपर झपटा। उसका निशाना एकदम पक्का था और उसने सीधा डॉक्टर को काट लिया। माइक और नर्स ने मिलकर उस ज़ॉम्बी को काट डाला और वो डॉक्टर की चोट देखना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग मेरी फिक्र छोड़ो और अब बिल्कुल भी देर मत करो, जल्दी से इन बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। उस रास्ते के पिछले दरवाजे के ठीक बाहर वो मैदान था जहां हेलीकॉप्टर खड़ा था, लेकिन सीधे चलकर जाना बिल्कुल नामुमकिन था। माइक ने विक्टर से पूछा, तुम्हें हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने में अंदाजन कितना टाइम लगेगा? वहाँ बहुत सारे माल रखने वाले रैक पड़े हुए थे। उन सब ने मिलकर उन रैक से एक बड़ा सा गोल घेरा बना लिया, बच्चों को बीच में रखा और बाहर निकलने के लिए बस एक तरफ रास्ता छोड़ दिया। ये तरीका सच में बहुत काम आया। वो लोहे के एक मजबूत ड्रम की तरह घिर गए थे और ज़ॉम्बी बिल्कुल भी अंदर नहीं घुस पा रहे थे। माइक और नर्स ने मिलकर बड़ी अच्छी तरह से सामना किया और सामने आने वाले सारे ज़ॉम्बियों को साफ कर दिया। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के बाद विक्टर बच्चों को लेकर सबसे पहले हेलीकॉप्टर में चढ़ा। माइक ने दरवाजा पकड़ा और नर्स को भी पहले अंदर भेज दिया, लेकिन ये हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं था कि तुरंत स्टार्ट हो जाए, इसलिए माइक को नीचे जमीन पर ही रुककर ज़ॉम्बियों से लड़ना पड़ा ताकि वो टाइम निकाल सके। जब उनका मेन दरवाजा टूटने ही वाला था, तभी कैप्टन अपने आदमियों को लेकर वहां आ गया। उन्होंने ग्राउंड के सारे ज़ॉम्बियों को खत्म कर दिया और फिर विक्टर और बाकी सबको हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने के लिए कहा। उसने बड़ी चालाकी से खुद को लोहे के दरवाजे के पीछे छिपा लिया ताकि ज़ॉम्बी उसे देख न पाए। ज़ॉम्बियों की इतनी बड़ी भीड़ जब ग्राउंड में घुसी तो उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। कैप्टन और उसके आदमी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और पूरी तरह से खत्म हो गए, जबकि माइक ने उनके लड़ने के उसी टाइम का फायदा उठाया और अपने लिए एक रास्ता बना लिया। विक्टर ने भी हेलीकॉप्टर को ऊपर उठा लिया था। उसने एक रस्सी नीचे फेंकी ताकि माइक उस पर चढ़ सके। उसकी इस जीत में एक बहुत बड़ा रिस्क शामिल था। इसके बाद वो सब लोग हेलीकॉप्टर उड़ाकर उन टापुओं की तरफ निकल पड़े। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज एक लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। मैं इसके लिए आप सभी को पहले ही थैंक यू बोल देता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।